बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हर रोज़ कोई ना कोई तमाशा ऐसा होता है कि अक्ल हैरान हो जाती है। मैं आपको अपनी गुज़िश्ता एक वीडियो में बता चुका हूँ कि नादरा का डेटा चोरी हो गया, वो भी फिंगरप्रिंट्स का। और ये कोई मामूली बात नहीं है। आजकल फिंगरप्रिंट्स ही सब कुछ है और इनकी मदद से कोई भी सिलिकॉन के अंगूठे बना के, जो कि पाकिस्तान में सैकड़ों की तादाद में पकड़े जा चुके हैं, आपके नाम पे सिम निकलवा सकता है, बैंक में बायोमेट्रिक कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आपकी जगह वोट डाल सकता है, आपके फिंगरप्रिंट से आपका फ़ोन खोल सकता है और पता नहीं क्या क्या कर सकता है। किसी भी क्राइम सीन पे आपके फिंगरप्रिंट्स छोड़ सकता है, क्योंकि दुनिया में फिंगरप्रिंट्स को किसी भी इंसान की पहचान समझा जाता है। कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को FIA के साइबर क्राइम के एडिशनल डायरेक्टर ने बताया कि हमारे इल्म में आया है कि नादरा का डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, यानी ये हैक हो गया। अब जब कमेटी ने इस हवाले से जोर डाला तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में चेंज कर ली। FIA ने यह भी बताया कि बहुत से सिम कार्ड इस गैर कानूनी तरीके से निकलवाए गए हैं और इस हवाले से 90,000 के करीब कंप्लेंट्स आ चुकी हैं, लेकिन FIA के पास सिर्फ 162 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं। जब कमेटी के अरकान के नादरा के डेटे के हवाले से कान खड़े हुए तो उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिए। तो फिर FIA के एडिशनल सेक्रेटरी का कहना था कि नादरा का डेटा हैक नहीं हुआ, बल्कि इसका बायोमेट्रिक सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया और सिम वेरिफिकेशन प्रोसेस में इस्तेमाल हुआ। FIA हुकाम का यह भी कहना था जब भी किसी से फाइनेंशियल क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इसके पीछे कोई बुजुर्ग मर्द या औरत निकल आती है जिसका डेटा इस्तेमाल किया गया होता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि किस किस्म के खौफनाक वाक़यात पाकिस्तान में पेश आ रहे हैं और हुकूमती तर्जुमान सुबह शाम सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ जुबान दराजी कर रहे हैं। और तो और आपके खानेवाल के डिप्टी कमिश्नर की फुटेज दिखाता हूँ। मौसूल सिर्फ एक पेट्रोल पंप पे जाके इंतज़ामिया की बजाय खुद ही मुनसिफ और जल्लाद बन जाते और इस पंप के मैनेजर को दर्जनों लोगों के सामने थप्पड़ रसीद कर देते हैं। क्या इस पाकिस्तान और इस जिल्लत के लिए अवाम ने नए पाकिस्तान का ख्वाब देखा था? पहले ज़रा देखें, वो वीडियो देखें। नाजरीन, जो सरकारी मुलाजिम होता है ये अवाम का खादिम होता है। ये वो सबक है जो इमरान खान ने ही हमें पढ़ाया था, लेकिन इनकी हुकूमत में ऐसे वाक़यात और मुतअद्दिद वाक़यात इंतहाई शर्मनाक हैं। इस वक्त हुकूमत एक मंदहार में फंस चुकी है। अपोजिशन का मंसूबा अगर इमरान खान को तब्दील ना भी किया जा सके तो पहले से लूली लंगड़ी और नाअहल हुकूमत को इस तरह सियासी मामला में फंसाया जाए कि वो अपने किसी भी काम में कामयाब ना हो सके। इस वक्त तो तासुर ये है कि इमरान खान चाहते हैं कि अगले 5 साल अपनी हुकूमत बनाने के लिए रास्ता हमवार किया जाए, इसलिए वो 2018 की कहानी दोहराना चाह रहे हैं, इदारों को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि अपने घर जाने से पहले मार्च के महीने में अहम अपॉइंटमेंट्स कर दे जो सियासत में उनका मुकद्दर बन सकती हैं, जबकि साकिब निसार की ऑडियो भी मुस्तकबिल में तब्दीली का एक पेशखेमा समझा जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि दो ताकतें आपस में लड़ रही हैं। मरियम नवाज के मुकदमात में बरीयत के हवाले से भी जो बड़े दावे आना शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा है कि जो कुछ भी होना है मार्च से पहले होना है, जबकि नजम सेठी के एक बयान को लेके हुकूमती हल्के बहुत शोर मचा रहे हैं। नजम सेठी का कहना है कि PDM के मार्च में अगर एक भी पत्ता ना हिला तो कुछ नहीं होना, गमले तोड़ने पड़ेंगे। बल्कि उन्होंने क्या कहा ये आप खुद देख लें कि उन्होंने कहा क्या। क्योंकि लॉन्ग मार्च हो गई और निकला कुछ ना, तो फिर तो ये फारग है PDM। फिर तो वो इमरान खान साहब मेरा ख्याल है 2 साल और उसके बाद 5 साल और भी शायद गुजार जाए। इसलिए ये बड़ा सोच समझ के ये फैसले करने पड़ेंगे कि जब लॉन्ग मार्च करनी है तो फिर ये आर या पार वाली बात है। या आर से मार मतलब ये पहुंच जाना है और खान साहब को छोड़ना नहीं है, लड़ाई झगड़े करने हैं। वो पिछली दफा तो कहते थे कि एक पौधा नहीं हिला, इस दफा पौधे बहुत से हिलाने पड़ेंगे, बहुत सी चीजें तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, फिर जाके गमला नहीं टूटा था सेठी साहब। गमला नहीं टूटा, गमले के अलावा भी पौधे तो लगे हुए, गमला नहीं टूटा। अब बहुत से गमले क्या सर भी तोड़ने पड़ेंगे उसके बाद। अब नजम सेठी की इस बात पे शीरी मजारी का कहना है कि ये अवाम को तशद्दुद और वज़ीर आज़म पर फिजिकल अटैक पे उकसा रहे हैं। उन्हें कानून के मुताबिक चार्ज करना चाहिए या ये अनटचेबल है। और PTI ने इस बात को इस हद तक सीरियस लिया है कि ट्विटर पर इसका ट्रेंड चला लिया। अब इस वक्त हुकूमत और इसके तर्जुमानों का सारा जोर इस बात पे है कि किसी भी तरह उन पर आँच ना आने दें और जो भी इस हवाले से बात करे उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, जबकि मुल्क में जो कुछ मर्जी हो जाए किसी को कोई परवाह नहीं। आपको कल का एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक बेरोज़गार सहाफ़ी फ़हीम मुगल को 2 महीने पहले अखबार में डाउन साइजिंग के बायस इदारे से फारिग कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने किराए का रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। पेट्रोल के बढ़ते दाम और हड़ताल के बायस तंग आके पंखे से झूल गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
کرائے کے گھر میں مقیم صحافی فہیم مغل کے 6 بچے تھے۔ فہیم مغل بینک کے 60,000 قرض کی وجہ سے بھی پریشان تھے۔ اب فہیم مغل نے سوگواران میں ایک بیوہ، 5 بیٹیاں اور ایک بیٹا چھوڑا ہے۔ اہل خانہ نے بتایا وہ آج شام دوا لے کر آئے اور جب دودھ کا تقاضا کیا تو اس وقت وہ کمرے میں گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ بند کر لیا، آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھولا تو پنکھے سے جھول رہے تھے۔ ہر روز ہم اس طرح کے واقعات سن رہے ہیں، لیکن مجال ہے کسی کے کان پہ جوں تک رینگ جائے۔ ہر کوئی اپنے مفادات کے تحفظ میں لگا ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون نے آڈیو لیک معاملے کو دیگر جماعتوں سے مل کے آڈیو لیک کی اعلیٰ سطح پہ انکوائری کی مہم چلائی گی۔ نواز شریف نے پارٹی کو آڈیو لیک معاملے کو ہر سطح پر اٹھانے کی ہدایت کر دی۔ وکلا تنظیمیں، سول سوسائٹی، پارلیمنٹیرینز، مذہبی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ نون لیگی رہنماؤں کو اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو اعتماد میں لینے کی ذمہ داری دی گئی۔ شہباز شریف بلاول بھٹو کو اعتماد میں لیں گے، شاہد خاقان عباسی، حسن اقبال امیر مقام ANP سے بات کریں گے، ایاز صادق بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں سے رابطہ کریں گے، خواجہ سعد رفیق جماعت اسلامی سے رابطہ کریں گے، مریم نواز ملک گیر مہم چلائیں گی۔ آڈیو لیک کے حوالے سے سوشل میڈیا ٹیم کو بھی متحرک کیا جائے گا۔ سیاسی جماعتوں، صحافیوں، وکلاء اور برادری سے رابطے شروع ہو گئے ہیں۔ مریم نواز نے بھی خواتین رہنماؤں کو الگ ٹاسک دے دی ہیں اور کہا ہے کہ جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو لیک کے حوالے سے بھرپور مہم چلائی جائے، لیکن کچھ نہیں بولا تو کوئی فہیم مغل کے لیے نہیں بولا کہ ہم ایسا وہ کیا کام کریں گے کہ آئندہ کوئی اس میں 5 بچیوں اور 1 بچے کا باپ جو ہے مجبور ہو کے خودکشی نہ کرے۔ اب عمران خان مصروف ہے، وہ مریم نواز کی میڈیا کو اشتہار دینے کی آڈیو لیک کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس سے پہلے اس کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کا حکم دے چکے ہیں۔ آج اس حوالے سے وزارت اطلاعات سے بریفنگ لیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آڈیو ٹیپ کے معاملے میں کہا کہ مریم نواز کس حیثیت میں فیصلے کرتی رہی، یہ لوگ ہمیں فاشسٹ کہتے ہیں، خود اس سے بڑھ کر ہے۔ ان لوگوں کا کٹھا چٹا سب کے سامنے آ گیا۔ اس وقت اپوزیشن اور حکومت دونوں اپنے کام سیدھے کرنے میں لگی ہوئی ہیں، عام عوام کی نہیں کسی کو فکر۔ اپوزیشن جلد از جلد عمران کو گھر بھیج کر نئے الیکشن کروانا چاہتی ہے۔ عمران خان اپنے گھر جانے سے پہلے اپنے تمام الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ جو اطلاعات میرے پاس ہیں اس کے مطابق اسلام آباد میں دسمبر میں پورے ملک دنیا کی توجہ کا مرکز بنا رہے گا، صرف PDM نہیں، ہر طبقے کے لوگ ڈی چوک پہنچنے کی خواہش کا اظہار کریں گے، اور اس حوالے سے مختلف احتجاج جو ہیں وہ پائپ لائن میں۔ ڈالر تو کسی کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے۔ آج اوپن مارکیٹ میں ڈالر ٹریڈ کرتے ہوئے 180 پہ پہنچ گیا، اس وقت 179 پہ ٹریڈ کر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے حکومت نے ہر چیز کو بے اور مددگار چھوڑ دیا، کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جبکہ سندھ کو اب مہنگائی کے ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ سندھ میں نہ صرف ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے بلکہ وہاں مہنگائی بھی زیادہ ہے۔ پرائم منسٹر کے اس بیان پہ تو میری تو عقل دنگ ہے، میں اس پہ تجزیہ دینے سے قاصر ہوں۔ آپ خود ہی ان کی بات کو اپنی عقل کی کسوٹی پہ پرکھ کر سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکتے ہیں۔ ملک میں سیاسی گرما گرمی، بدلتی صورتحال پر میری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔